खेल की दुनिया में ना एक बहुत ही पुरानी और स्थापित परंपरा है। हाँ, हमने अक्सर देखा है ये। बिल्कुल। मतलब हम बचपन से ही उन कहानियों के दीवाने रहे हैं जहां कोई बहुत ही युवा खिलाड़ी अचानक से स्टेज पर आता है और छा जाता है। जिसे हम चाइल्ड प्रोडिजी कहते हैं। एग्जैक्टली। हमारे दिमाग में कम उम्र में मिली सफलता की ना एक ऐसी तस्वीर छपी होती है जिसे हम कामयाबी का इकलौता पैमाना मान बैठते हैं। सही कहा। सचिन तेंदुलकर का 16 साल की उम्र में डेब्यू करना हो या किसी और युवा खिलाड़ी का रातों रात स्टार बनना, क्रिकेट में तो यही एक टेम्पलेट माना जाता है। हाँ। लेकिन आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में हम एक ऐसे खिलाड़ी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसने सफलता के इन तमाम पारंपरिक नियमों को पूरी तरह से तोड़ दिया। बिल्कुल तोड़ कर रख दिया। एक ऐसा खिलाड़ी जिसे सालों तक लगातार घरेलू स्तर पर रनों का पहाड़ खड़ा करने के बावजूद टीम इंडिया में मौका ही नहीं मिला। बार बार नजरअंदाज किए जाने के बाद भी आज वो दुनिया का नंबर 1 टी20 बल्लेबाज है। ये सच में हैरान करने वाला है ना? हम बात कर रहे हैं भारत के अपने मिस्टर 360 यानी सूर्य कुमार यादव की। स्काई। हाँ, स्काई। आज हमारे पास एक बेहद प्रेरणादायक बायोग्राफिकल स्रोत है जो सिर्फ उनके खेल का नहीं बल्कि उनकी उस अद्भुत यात्रा का दस्तावेज है जिसने सबको हैरान कर दिया है। देखिए, इस पूरी चर्चा का मिशन सिर्फ उनके क्रिकेट के आंकड़े या बनाए गए रन गिनना नहीं है। आज हमारा असली उद्देश्य उस जटिल मानसिकता को समझना है, उस अपार धैर्य और अटूट आत्मविश्वास की परतों को खोलना है जो किसी भी इंसान को 30 साल की उम्र के बाद 30 साल की उम्र के बाद भी अपने सबसे बड़े सपनों के शिखर तक पहुंचने की ताकत देता है, जो कि बहुत मुश्किल है। बहुत ज्यादा। खेल विज्ञान और एथलीट मनोविज्ञान के नजरिए से देखें तो 30 साल की उम्र तक राष्ट्रीय टीम में डेब्यू न कर पाना लगभग 90% खिलाड़ियों के लिए करियर का अंत मान लिया जाता है। हाँ, लोग मान लेते हैं कि अब कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। ये वो उम्र होती है जब कई खिलाड़ी अपनी दूसरी पारी के बारे में सोचने लगते हैं, मतलब कोचिंग या कमेंट्री की तरफ। हाँ, लेकिन सूर्य कुमार यादव, जिन्हें हम स्काई बुलाते हैं, उनके लिए 30 का आंकड़ा एक अंत नहीं बल्कि एक असाधारण शुरुआत थी। मैं मानती हूँ कि ये कहानी इस बात का प्रतीक है कि जब प्रतिभा को सही अवसर नहीं मिलता तो वो खत्म नहीं होती बल्कि भीतर ही भीतर एक ज्वालामुखी की तरह पकती रहती है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं। बिल्कुल। इस कहानी की नींव उस दिन रखी गई जब 14 सितंबर 1990 को मुंबई में सूर्य कुमार यादव का जन्म हुआ। हमारे स्रोत बताते हैं कि उनके पिता अशोक यादव पेशे से एक इंजीनियर थे। अच्छा, तो एक टिपिकल मध्यम वर्गीय परिवार का माहौल रहा होगा। एग्जैक्टली। अब जो लोग इस पारिवारिक ढांचे को समझते हैं उन्हें पता होगा कि जहां पिता इंजीनियर हों वहां शिक्षा और एक स्थिर करियर पर कितना भारी दबाव होता है। आई की शुरुआती पढ़ाई भी इसी परंपरागत ढांचे के तहत परमाणु ऊर्जा केंद्रीय विद्यालय से हुई और फिर उन्होंने पिल्लई कॉलेज से बीकॉम की डिग्री पूरी की। मतलब एक ऐसा रास्ता जो उन्हें किसी भी आम कॉर्पोरेट नौकरी की तरफ ले जा सकता था। हाँ, लेकिन स्रोत से एक बहुत ही हैरान करने वाला तथ्य सामने आया है। वो क्या? बचपन में सूर्य कुमार का पहला प्यार सिर्फ क्रिकेट नहीं था। अच्छा? वे एक बेहतरीन बैडमिंटन खिलाड़ी भी थे और उन्होंने काफी समय तक बैडमिंटन कोर्ट पर पसीना बहाया है। अरे वाह! देखिए, ये सच में एक ऐसा तकनीकी पहलू है जिस पर अक्सर क्रिकेट पंडितों का ध्यान नहीं जाता। मैं भी यही सोच रहा था। जब हम एक एथलीट के शुरुआती दिनों में खेले गए अलग-अलग खेलों का विश्लेषण करते हैं ना, तो हमें उनकी वर्तमान तकनीक के कई राज समझ में आते हैं। बैडमिंटन कोई साधारण खेल नहीं है। बिल्कुल, उसमें बहुत फुर्ती चाहिए। हाँ, ये एक ऐसा खेल है जहां कोर्ट में तेजी से जगह बदलना, पैरों का चुस्त फुटवर्क और सबसे महत्वपूर्ण कलाइयों का लचीलापन। एग्जैक्टली, कलाइयों का असाधारण लचीलापन ही जीत और हार तय करता है। जब एक बैडमिंटन खिलाड़ी शटलकॉक को डिकॉय या ड्रॉप शॉट मारने के लिए अपनी कलाई को आखिरी सेकंड में घुमाता है, वो रैंप शॉट जैसा होता है। बिल्कुल वैसा ही। वो ठीक वैसा ही बायोमैकेनिकल मूवमेंट होता है जो क्रिकेट में विकेट कीपर के सिर के ऊपर से स्कूप शॉट खेलने के लिए चाहिए। क्या बात है। स्रोत स्पष्ट करता है कि बाद में उन्होंने पूरी तरह से क्रिकेट को चुन लिया, लेकिन बैडमिंटन कोर्ट पर सीखी गई वो मसल मेमोरी उनके अवचेतन में हमेशा के लिए फीड हो गई। और इसी फैसले ने उन्हें मुंबई की गलियों से निकालकर उस प्रतिष्ठित मुंबई रणजी टीम तक पहुंचाया, जहां से भारतीय क्रिकेट के कई दिग्गज निकले हैं। बिल्कुल। और रणजी ट्रॉफी जैसी बेहद कठिन लीग में उनका प्रवेश भी कोई खामोश घटना नहीं थी। 2010 में जब उन्होंने दिल्ली जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपना रणजी डेब्यू किया तो अपने पहले ही मैच में उन्होंने शानदार 73 रनों की पारी खेली। बहुत बढ़िया शुरुआत थी वो। हाँ, ये सिर्फ एक अच्छी पारी नहीं थी, ये मुंबई क्रिकेट सर्किट में एक नए आक्रामक तेवर का ऐलान था।
इसके बाद तो उन्होंने घरेलू क्रिकेट में रनों की जैसे सुनामी ला दी। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक द्वंद्व शुरू होता है। बिल्कुल। आप लगातार रन बना रहे हैं, आप मुंबई जैसी टीम के मध्यक्रम की रीढ़ बन चुके हैं, आप हर उस पैमाने पर खरे उतर रहे हैं जो एक चयनकर्ता मांगता है, पर मौका नहीं मिल रहा। एग्जैक्टली। जब भी टीम इंडिया की लिस्ट आती है, आपका नाम उसमें नहीं होता। और ये सिलसिला 1 या 2 साल नहीं, बल्कि पूरे 1 दशक तक चला। ओह, इस स्थिति की गंभीरता को समझना हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो किसी भी क्षेत्र में संघर्ष कर रहा है। इसे हम परिश्रम और परिणाम के बीच का शून्य कह सकते हैं। बहुत सटीक बात कही आपने। एक खिलाड़ी के तौर पर आप हर सुबह उठते हैं, नेट्स पर पसीना बहाते हैं, मैच में शतक लगाते हैं और फिर रात को ये सोचकर सोते हैं कि शायद अब वो फोन कॉल आएगा। लेकिन वो कॉल नहीं आता। मनोविज्ञान में इसे सीखी हुई बेबसी या लर्न्ड हेल्पलेसनेस कहते हैं। अच्छा। जहां इंसान को लगने लगता है कि वो चाहे जो कर ले, परिणाम उसके हक में नहीं आएगा। और ज्यादातर लोग टूट जाते हैं इस मोड़ पर। बिल्कुल। ज्यादातर खिलाड़ी इस दौर में या तो अपना अनुशासन खो देते हैं या उनका प्रदर्शन गिरने लगता है। वे सिस्टम को दोष देने लगते हैं। लेकिन स्काई के मामले में उनका दृष्टिकोण बिल्कुल अलग था। कैसे? उन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि भारतीय क्रिकेट टीम में जगह बनाना दुनिया के सबसे मुश्किल कामों में से एक है। चयनकर्ताओं को दोष देने के बजाय उन्होंने अपनी कला को इतना पहना करने का फैसला किया कि उन्हें नजरअंदाज करना संभव हो जाए। हाँ, उन्होंने अपना स्ट्राइक रेट भी बहुत बढ़ाया। एग्जैक्टली। उन्होंने खेल के नए आयामों पर काम करना शुरू किया। यहाँ पर बात बहुत ज्यादा दिलचस्प हो जाती है। क्योंकि अगर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के बंद दरवाजे नहीं खुल रहे थे, तो दुनिया का एक और सबसे बड़ा मंच उनका इंतजार कर रहा था। आईपीएल। बिल्कुल, आईपीएल। स्रोत हमें उनकी आईपीएल यात्रा की एक बहुत ही स्पष्ट टाइमलाइन देता है। 2012 में उन्हें मुंबई इंडियंस ने अपने स्क्वाड में शामिल किया। हाँ, लेकिन तब वे काफी युवा थे। हाँ, उन्हें ज्यादा मौके नहीं मिले। उनके प्रतिभा का असली और पहला बड़ा विस्फोट 2014 में हुआ, जब एक कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा बने। केकेआर। हाँ, केकेआर के प्रबंधन ने उन्हें फिनिशर की एक बहुत ही खास भूमिका दी और उसी सीजन में उनकी कई छोटी लेकिन बेहद प्रभावकारी पारियों ने टीम को चैंपियन बनाने में अहम भूमिका निभाई। लेकिन क्रिकेट के इस सबसे छोटे प्रारूप में उनके विकास का असली अध्याय तब लिखा गया जब 2018 में वे वापस मुंबई इंडियंस में लौटे। घर वापसी एक तरह से। बिल्कुल, ये वो मोड़ था जहां से दुनिया ने एक पारंपरिक बल्लेबाज को स्काई के रूप में एक विध्वंसक ताकत बनते देखा। यहाँ सबसे आकर्षक बात यह है कि आईपीएल ने सिर्फ उनके बैंक खाते को नहीं भरा या उन्हें महज एक सेलिब्रिटी नहीं बनाया। आईपीएल उनके लिए एक हाई परफॉर्मेंस लेबोरेटरी यानी एक ऐसी प्रयोगशाला बन गया जिसने उनकी तकनीक को पूरी तरह से बदल कर रख दिया। जहां वो नए शॉट्स आजमा सकते थे। एग्जैक्टली। अंतर्राष्ट्रीय मौके ना मिलने के उस लंबे समय को उन्होंने आईपीएल के माध्यम से भुनाया। मिस्टर 360 का ये टैग सिर्फ एक मार्केटिंग गिमिक नहीं है। हाँ, ये तो उनका खेलने का तरीका है। ये क्रिकेट की पूरी ज्यामिति को चुनौती देने का नाम है। दशकों से क्रिकेट कोचिंग मैनुअल ये सिखाता आया है कि रन वी में बनाए जाते हैं। मतलब मिड ऑफ और मिड ऑन के बीच सीधे बल्ले से खेलना। हाँ, बिल्कुल। लेकिन स्काई ने समझा कि आधुनिक टी20 क्रिकेट में फील्डर्स वी में ही खड़े होते हैं और विकेट के पीछे का बड़ा हिस्सा खाली रहता है। एग्जैक्टली। उन्होंने जानबूझकर ऐसी तकनीक विकसित की जहां वे 140 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आ रहे गेंद की गति का इस्तेमाल कर सकें। वो कलाई मोड़कर जो मारते हैं। हाँ, आखिरी पल में कलाई को मोड़कर गेंद को फाइन लेग या थर्ड मैन के ऊपर से भेजना। ये पारंपरिक क्रिकेट के नियमों का सीधा उल्लंघन था, लेकिन इतना प्रभावी था कि विश्व स्तरीय गेंदबाज अपना संतुलन खोने लगे। ये एक बहुत ही सटीक एनालिसिस है। हाँ। मतलब ये गेंदबाज की मानसिकता सोचिए। वो एक परफेक्ट यॉर्कर डालने की कोशिश करता है और सामने खड़ा बल्लेबाज अचानक से स्टंप्स के पार जाकर उसी यॉर्कर को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए स्वीप कर देता है। ये वाकई गेंदबाज को तोड़ देता है। बिल्कुल। ये सिर्फ रन बनाना नहीं है, ये सामने वाले के दिमाग के साथ खेलना है। सही बात है। और उस प्रयोगशाला में की गई सालों की इस कड़ी मेहनत का, उस अपार धैर्य और उन हजारों शॉट्स का अभ्यास आखिरकार एक ऐतिहासिक शाम को अपने मुकाम पर पहुंचा। 2021 का वो दिन। हाँ, हम बात कर रहे हैं साल 2021 की। वो पल जब इतने लंबे थका देने वाले इंतजार के बाद अंततः इंग्लैंड जैसी विश्व विजेता टीम के खिलाफ उनका टी20 डेब्यू हुआ। सोचिए, एक खिलाड़ी जो पिछले 10 सालों से इस एक पल का इंतजार कर रहा था, वो मैदान पर उतरता है। और सामने कौन था? जोफ्रा आर्चर। दुनिया के सबसे खतरनाक तेज गेंदबाजों में से एक। जोफ्रा आर्चर गेंद लेकर दौड़ रहे हैं
और स्काई अपने अंतर्राष्ट्रीय करियर की पहली ही गेंद पर सीधा छक्का। सीधा फाइन लेग के ऊपर से एक गगनचुंबी छक्का जड़ देते हैं। ये कोई सामान्य घटना नहीं थी, ये एक बयान था। बिल्कुल। मैं कहूंगी कि अगर हम उस एक शॉट का मानसिक और तकनीकी विश्लेषण करें तो वो खेल मनोविज्ञान का एक अद्भुत उदाहरण है। वो कैसे? जब कोई खिलाड़ी 10 साल के कष्टदायी इंतजार के बाद अंतर्राष्ट्रीय पिच पर पहला कदम रखता है तो उसका मन शंकाओं से घिरा होता है। हाँ, कि क्या मैं इस स्तर के लिए बनाऊं? एग्जैक्टली। क्या ये मेरा पहला और आखिरी मौका साबित होगा? मुझे पहली कुछ गेंदें रोककर आत्मविश्वास बढ़ाना चाहिए। ये तो बहुत ही आम विचार है। हाँ, लेकिन जोफ्रा आर्चर की 145 किलोमीटर से ज्यादा की रफ्तार वाली उस शॉर्ट गेंद पर खेला गया वो शॉट कमाल था वो इस बात का प्रमाण था कि स्काई वहां सिर्फ हाजिरी लगाने या अपनी जगह बचाने नहीं आए थे। वे वहां राज करने आए थे। बिल्कुल। वो छक्का उनके 10 सालों के उस छिपे हुए गुस्से, उस अंतहीन धैर्य और उस अटूट आत्मविश्वास का एक ऐसा विस्फोट था जिसने बता दिया कि शेर पिंजरे से बाहर आ चुका है। और एक बार जब वो पिंजरा टूटा तो फिर क्रिकेट की दुनिया ने एक ऐसा तूफान देखा जिसे रोकना किसी के बस में नहीं था। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उस डेब्यू के बाद स्काई ने क्रिकेट के इस प्रारूप को हैक कर लिया। एक के बाद एक शतक। हाँ, शतकों की झड़ी लगा दी। जहां लोग T20 में 130 या 40 के स्ट्राइक रेट को अच्छा मानते हैं, वहां उन्होंने 170 और 80 के स्ट्राइक रेट से रन बनाए। और वो भी निरंतरता के साथ। बिल्कुल। बहुत ही कम समय में उन्होंने ICC रैंकिंग में छलांग लगाई और दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज बन गए। आज मिस्टर 360 विरोधी कप्तानों के लिए खौफ का पर्याय है। सही कहा। लेकिन देखिए, हम इस बात को अक्सर भूल जाते हैं कि किसी भी सफल इंसान की कहानी केवल मैदान के चौको छक्कों या कैमरे की चमक तक सीमित नहीं होती। बिल्कुल नहीं, उसके पीछे बहुत कुछ होता है। जब जब कैमरे बंद हो जाते हैं तब एक असली लड़ाई शुरू होती है। एक बहुत बड़ा और अदृश्य सपोर्ट सिस्टम होता है जो चैंपियन को चैंपियन बनाए रखता है। हमारे स्रोत ने उनके निजी जीवन के इस बेहद महत्वपूर्ण पहलू पर भी रोशनी डाली है। साल 2016 में उनकी शादी देविशा शेट्टी से हुई थी। उनकी लव स्टोरी भी बहुत दिलचस्प है। हाँ, किसी खूबसूरत फिल्म से कम नहीं, क्योंकि दोनों की मुलाकात पिलई कॉलेज के दिनों में ही हुई थी। अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो ये समझ में आता है कि सफलता कभी भी अकेले नहीं मिलती। एक पेशेवर एथलीट का जीवन बहुत तनावपूर्ण होता है। आप लगातार यात्रा कर रहे हैं, मीडिया की आलोचनाएं सुन रहे हैं और फॉर्म खराब हो तो पूरी दुनिया आपको चुकावा मान लेती है। और उस वक्त कोई अपना चाहिए होता है। एग्जैक्टली। स्रोत इस बात पर गहरा जोर देता है कि जब सूर्य कुमार यादव अपने करियर के सबसे अंधकारमय दौर से गुजर रहे थे, जब राष्ट्रीय टीम से बुलावा नहीं आ रहा था, हाँ, उस वक्त उनकी पत्नी देविशा उनके साथ एक मजबूत चट्टान की तरह खड़ी रहीं। ये मानसिक सहारा कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब एक खिलाड़ी मैदान से निराश होकर लौटता है तो उसे एक ऐसे इंसान की जरूरत होती है जो उसे उसके रनों से नहीं बल्कि उसकी असल पहचान से आके। सही कहा। देविशा ने उस भारी दबाव के दौर में उनका हौसला कभी टूटने नहीं दिया। उन्होंने उनकी डाइट से लेके उनके आराम और मानसिक स्वास्थ्य तक की जिम्मेदारी ली। अक्सर जो बड़े कीर्तिमान रचे जाते हैं उनकी असली नींव घर की उस शांति और भावनात्मक स्थिरता में रखी गई होती है। ये बात किसी भी इंसान के जीवन पर पूरी तरह लागू होती है। एक मजबूत साथी आपकी दिशा बदल सकता है। बिल्कुल। और आज जब वो संघर्ष का दौर एक पुरानी याद बन चुका है तो उनकी जीवन शैली उनके उसी कड़े परिश्रम का आईना है। आज सूर्य कुमार यादव करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं, IPL की मोटी सैलरी, BCCI के टॉप कॉन्ट्रैक्ट्स और कई ब्रांड एंडोर्समेंट। स्रोत के अनुसार उनकी नेटवर्थ आज लगभग 50 से 60 करोड़ रुपए है। उनके गैराज में दुनिया की सबसे लग्जरी कारों का कलेक्शन है और वे एक आलीशान घर में रहते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है? क्या? कि इस अकल्पनीय शोहरत के बावजूद वे आज भी पूरी तरह से जमीन से जुड़े हुए इंसान हैं। बिल्कुल। सफलता ने उनके व्यवहार को रत्ती भर भी नहीं बदला है। तो इस सब का असल में क्या मतलब है? मेरा मतलब है एक आम मध्यम वर्गीय परिवार से निकलकर सालों तक अंधेरे में अपनी बारी का इंतजार करना और फिर सीधे शिखर पर जाकर बैठ जाना। हाँ। ये यात्रा हमें आज के इस तेज तर्रार और तुरंत परिणाम मांगने वाले दौर में क्या सिखाती है? मैं कहूंगी कि स्रोत के विश्लेषण से 3 बहुत ही ठोस सबक निकलकर सामने आते हैं। बताइए। पहला सबक है, परिस्थितियां चाहे कितनी भी विपरीत हो, कभी हार मत मानो। बिल्कुल। जब उन्हें नजरअंदाज किया जा रहा था तब उन्होंने शिकायत करने में समय बर्बाद नहीं किया,
बल्कि अपना बल्ला और कसकर पकड़ लिया। सही बात है। और दूसरा सबक है सही समय का इंतजार करो। और यहाँ समझना जरूरी है कि इंतजार का मतलब हाथ पर हाथ रखकर बैठना नहीं है। हाँ, वो तो एक्टिव वेटिंग थी। एग्जैक्टली, ये सक्रिय इंतजार था। वे लगातार अपनी कमियों को दूर कर रहे थे ताकि जब दरवाजा खुले तो वो पूरी तरह तैयार हों। और तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया चाहे जो भी कहे, खुद की काबिलियत पर अटूट विश्वास रखो। जब लोग कह रहे थे कि अब उम्र निकल चुकी है, तब वे अपने सबसे खतरनाक शॉट्स इजाद कर रहे थे। ये वाकई कमाल है। 30 साल की उम्र के बाद राष्ट्रीय टीम में जगह बनाना और फिर सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज बन जाना कोई तुक्का नहीं है। ये इन्हीं 3 सिद्धांतों का नतीजा है। ये एक बहुत ही सटीक और प्रेरणादायक निष्कर्ष है। अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें तो ये सिर्फ एक क्रिकेटर की बायोग्राफी नहीं है। बिल्कुल नहीं। ये मुंबई की तंग गलियों और लोकल ट्रेन के धक्के खाने वाले एक आम लड़के से क्रिकेट की दुनिया के मिस्टर 360 बनने तक का एक महाकाव्य है, जो हर उस इंसान के लिए मिसाल है जो असफलताओं का सामना कर रहा है। ये कहानी सबसे बड़ा सबूत है कि अगर इंसान के भीतर सच्ची लगन है तो उम्र सिर्फ एक आंकड़ा बनकर रह जाती है। सफलता किसी खास उम्र की मोहताज नहीं होती। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है। कैसा सवाल? चर्चा को विराम देने से पहले इस पर विचार करना जरूरी है। हम अपनी बातचीत को उस सफलता की उम्र वाले विचार से थोड़ा आगे लेकर जाते हैं। सूर्य कुमार यादव की सफलता सिर्फ उनकी व्यक्तिगत जीत नहीं है, बल्कि ये हमारे पूरे सिस्टम, हमारी चयन प्रक्रिया पर एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगाती है। वो कैसे? जरा सोचिए, अगर किसी खिलाड़ी को 30 साल की उम्र तक मौका ही नहीं दिया गया तो क्या ये सिस्टम की विफलता नहीं है? ये तो है। ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्रिकेट ही नहीं, विज्ञान, कला या कॉर्पोरेट जगत में ऐसे कितने ही लेट ब्लूमर्स होंगे जो शायद दुनिया के सामने कभी आ ही नहीं पाते हैं। एग्जैक्टली। सिर्फ इसलिए क्योंकि व्यवस्था ने ये तय कर दिया है कि अगर आप 25 साल की उम्र तक अपनी चरम क्षमता तक नहीं पहुंचे तो आप किसी काम के नहीं हैं। ये बहुत डरावना विचार है। क्या हमारी वर्तमान प्रणाली इस तरह डिजाइन की गई है कि वो उन प्रतिभाओं को बाहर कर दे जिनका विकास थोड़ा देर से लेकिन ज्यादा परिपक्व रूप में होता है? यह एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला नजरिया है। क्या यह संभव है कि पारंपरिक नियमों पर अड़े रहने के कारण दुनिया रोजाना अनगिनत स्काई जैसी प्रतिभाओं को खो रही है? बिल्कुल संभव है। क्या हम महज उम्र के आधार पर किसी की पूरी क्षमता का आकलन करने की भूल कर रहे हैं? यह वाकई हम सभी के लिए एक बहुत बड़ा विचार है, चाहे हम किसी भी क्षेत्र में हो। शायद समय आ गया है कि प्रतिभा को मापने के उन पुराने पैमानों को तोड़ा जाए। बिल्कुल। आज के हमारे इस विस्तृत विश्लेषण में बस इतना ही। एक खिलाड़ी की इस अद्भुत जीवन यात्रा के अलग अलग पहलुओं को हमारे साथ इतनी गहराई से समझने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उम्मीद है यह कहानी हम सभी को अपने अपने संघर्षों में डटे रहने की प्रेरणा देगी।